जीएस में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक चार्टर एक्ट बहुत अहम है, जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के आधार पर लास्ट में विश्लेषण करेंगे और 1813 के चार्टर एक्ट के पहले 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट और इससे भी पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और इससे भी पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डीप में बता चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और क्या क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत, यानी कहा जा रहा है कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था, इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल दो चीजों के लिए व्यापार का प्रावधान किया गया, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। ठीक है, लेकिन भारत में चाय का व्यापार नहीं, चीन के साथ चाय का व्यापार का प्रावधान किया गया, अर्थात भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दो चीजों पर बना रहा, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। तो चीन के साथ आप चाय का भी व्यापार कर सकते हैं और चीन से व्यापार कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बना रहा। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अब चीन और चाय का व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, किस आधार पर? तो आंशिक व्यापार, यानी पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया। चाय का व्यापार और चीन से व्यापार बना रहा। ठीक है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आंशिक व्यापार नियंत्रण रहता है, यानी आंशिक रूप से व्यापार कर सकते हैं चाय और चीन के लिए। ठीक है, भारत में शिक्षा को कानूनी मान्यता मिली इस चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए या अंग्रेजी शिक्षा या भाषा को प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपया देने का निर्धारित किया गया वार्षिक, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो भारत में शिक्षा को कानूनी मान्यता मिली और आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किस चार्टर एक्ट के तहत दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा अर्थात पश्चिमी शिक्षा का प्रावधान किया जाए भारतीयों के लिए। ठीक है, शिक्षा के लिए वार्षिक धनराशि का प्रावधान प्रति वर्ष 1 लाख रुपये। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के पहले भारत में ईसाई धर्म या धर्म प्रचार की अनुमति नहीं था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब सांस्कृतिक गुलामी बनाने के लिए 1813 ईस्वी में अब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का प्रावधान किया गया, आने की अनुमति दिया गया और इसके तहत
पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता को भारत में थोपा जाएगा, पश्चिमी भाषाएं वगैरह आएगी इससे। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा किस एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दिया गया, यानी धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि, यानी ईसाई मिशनरियों का अनुमति आगमन के लिए दिया गया। अब यहाँ पे भारत में पश्चिमी धार्मिक संस्कृतियों की धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, चाहे वह भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, त्यौहार के आधार पे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, आगे समझिए। देखिए यहाँ पर जो व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, टी कंपनी का व्यापार हुआ करता था, ठीक है, चाय का व्यापार, और ये जो है चीन के साथ, तो ये दोनों को बरकरार रखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आंशिक रूप से व्यापार रहा, लेकिन पूर्ण रूप से व्यापार 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को मान्यता। अब देखिए क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को तो आंशिक रूप से रखा गया, लेकिन प्रशासनिक आधार पर भी अंकुश लगा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन ये सारे प्रशासनिक कार्य थोप दिया गया। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करेगी, लेकिन इस पर नियंत्रण होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। तो कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को मान्यता, व्यापार से शासन की ओर परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, व्यापार से किस ओर? शासन की ओर परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, और ऐसा प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था कि 20 वर्षों तक ये अधिकार, व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से नियंत्रण ना होकर व्यापारिक एकाधिकार पर आंशिक रूप से नियंत्रण हो गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1813। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसका नियंत्रण और बढ़ गया। किस पर? तो कंपनी संसद के अधीन हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वे संसद के अधीन हो गई, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन। ठीक है, ऐसे तो रेगुलेटिंग एक्ट में ही नियंत्रण किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से प्रशासनिक नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और 20 वर्षों के लिए व्यापारिक हस्तक्षेप जो हुआ वो 1793 में और 1813 के चार्टर एक्ट में। अब पूरी तरह से कंपनी किसके अधीन? तो संसद के, ब्रिटिश संसद के अधीन हुई। भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की शुरुआत। अब मिशनरी जब आ गया, इस ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन इस चार्टर एक्ट के तहत हुआ, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। तो भारत में भी सामाजिक सुधारों का शुरुआत यानी प्रारंभ होता है, और पश्चिमी विचारों का प्रवेश हो जाता है किस? भारतीय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? भारतीय क्षेत्र में। कंपनी का व्यापारिक स्वरूप कमजोर हुआ। ध्यान दीजिए, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक स्वरूप, यानी जो पूरी तरह से एक व्यापार पर एकाधिकार था, अब उसे समाप्त कर दिया गया केवल 2, चाय और चीन के साथ। तो अब यहाँ पे कमजोर हो गया, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का कमजोर हुआ, और औपनिवेशिक शासन मजबूत हुआ, यानी औपनिवेशिक, ब्रिटिश सरकार के द्वारा धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करती हुई आ रही थी। कब से? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब यहाँ पर औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ गई, वास्तविक रूप से नींव पड़ गई। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से जो समाप्त किया जाता है इनके द्वारा जो कार्य वगैरह, वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है
1874-75 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण चरण, तो भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण चरण साबित होता है 1813 के चार्टर एक्ट। यदि संवैधानिक विकास की नींव कहा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से इसका आधार बिंदु मानी जाती है। फिर धीरे धीरे संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण जो चरण आता है वो 1813 का चार्टर एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को यानी समाप्त कर दिया जाता है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा, प्रेस और विचारधारा का मार्ग प्रशस्त, दीर्घकालीन प्रभाव। अब देखिए, अब ये जो चार्टर एक्ट था 1813 का, वो जब शिक्षा पे 1 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया तो भारतीयों का और बहुत सारे अधिकार के रूप में, यानी आधुनिक शिक्षा का अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया। प्रेस या विचारधारा, कहाँ का विचारधारा, तो पश्चिमी विचारधारा थोपने का प्रावधान किया गया। कहाँ, तो भारत में। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अब इसका प्रमुख बिंदु जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ, समाप्त हुआ, लेकिन कैसा, आंशिक रूप से। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से समाप्त कब होता है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था दिया गया था, उससे भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चाय और चीन व्यापार कंपनी के पास सुरक्षित था। किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1813 के तहत। ठीक है, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चीन और चाय व्यापार दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। शिक्षा के लिए राशि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया की धनराशि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ईसाई मिशनरियों को अनुमति दिया जाता है, कहां, भारत जाने के लिए। पश्चिमी संस्कृति, भाषा और जितने प्रकार की संस्कृति से संबंधित ये यहाँ पे भारत में व्यापार के साथ साथ संस्कृति भी कर सकते हैं। ऐसा किसके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब व्यापार भी करेगी, प्रशासन भी चलाएगी और साथ साथ ईसाई मिशनरियों के माध्यम से संस्कृति में चेंज करेगी। ठीक है, और क्या किया जाएगा, तो आधुनिक शिक्षा का नींव इसी चार्टर एक्ट के तहत डाल दी गई कि आगे चलकर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मानसिक गुलामी में बढ़ोतरी किया जाए। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जितनी भी भारत में एक तरह के सांस्कृतिक कल्चर, पश्चिमी कल्चर का विकास होना प्रारंभ हुआ 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब एमसीक्यू के आधार पर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है जो प्रश्न, उसी को लाए हैं। पहला प्रश्न है, 1813 का चार्टर एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ, विलियम चतुर्थ, विक्टोरिया, यानी महारानी विक्टोरिया। आप ये देखिए किसके शासनकाल में, तो जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में 1813 का जो चार्टर एक्ट था ये पारित हुआ था। जॉर्ज तृतीय उस समय के ब्रिटेन का राजा थे। ठीक है, जॉर्ज चतुर्थ ये राजा उस ब्रिटेन का बने कब, 1820 के बाद। और विलियम चतुर्थ बने 1830 ईस्वी के बाद, गद्दी पर बैठे। कहाँ का, ब्रिटेन के गद्दी पर बैठे। और महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी बनी। ठीक है, 1837 ईस्वी। ठीक है, तो
1813 का चार्टर एक्ट किसके शासन काल में पारित किया गया? तो होगा जॉर्ज तृतीय के शासन काल में। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा एकाधिकार समाप्त किया गया? यानी कौन सा एकाधिकार जो था, मोनोपोली जो स्थापित था भारत में, उसे समाप्त किया गया? तो व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। प्रशासनिक अधिकार ने ये अपने अधीन में कर लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल, अब प्रशासनिक अधिकार को देखरेख करेगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही ये था, लेकिन देखरेख ब्रिटिश पार्लियामेंट के होगा अधीन। भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, तो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी भारत के साथ व्यापार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। न्यायिक एकाधिकार, सैन्य अधिकार, ये सब नियंत्रित हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, तीसरा, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस क्षेत्र में बना रहा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद किस क्षेत्र में बना रहा? तो भारत में, यूरोप में, चीन में, अफ्रीका में। देखिए, भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो चाय का व्यापार करेगी और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ चाय का व्यापार नहीं करेगी भारत में। याद रखिएगा इसका, चीन के साथ व्यापार कर सकती है। ठीक है, चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते हैं, यूरोप में नहीं। चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार किस क्षेत्र में बना रहा? तो चीन के क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, अफ्रीका में नहीं। क्या होगा आंसर? चीन होगा। ठीक है, चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का भी व्यापार कर सकती है और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, लेकिन भारत के साथ चाय का व्यापार नहीं कर सकती है। ये ध्यान दीजिएगा इस एक्ट के तहत। चौथा प्रश्न, 1813 के चार्टर एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कंपनी के शासन को समाप्त करना नहीं, ये कंपनी के शासन को समाप्त करना नहीं, नियंत्रण करना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि शिक्षा, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, संस्कृति, ये सब का ज्यादा 1813 में प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो कंपनी के शासन को समाप्त करना ये नहीं, ये गलत है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना, हाँ, व्यापारिक एकाधिकार को क्या करना? आंशिक रूप से समाप्त करना। ठीक है, आंशिक रूप से समाप्त, यानी चीन के साथ और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। भारतीयों को स्वतंत्र देना, ये नहीं, भारतीय स्वतंत्र 1947। ठीक है, भारत का विभाजन करना, तो भारत का भी विभाजन नहीं, क्या हुआ? तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए कितनी वार्षिक राशि निर्धारित की गई? तो धनराशि कितना निर्धारित की गई भारतीय शिक्षा के लिए? तो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष। यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव भारत में पड़ती है। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरी तरह से लॉर्ड मैकाले के दिशा निर्देश में और व्यापक रूप से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया नहीं, 1 लाख रुपया, हाँ, 1 लाख का प्रावधान किया गया, 2 लाख, 5 लाख। ठीक है ना, ये आंसर क्या होगा? 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष धनराशि शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। छठा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किसे भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई? केवल व्यापारी, 1813 में केवल व्यापारी, मिशनरी को दिया गया। ठीक है ना, मिशनरी, सैनिक, राजनेता, ना तो सैनिक ना तो राजनेता। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति को कहाँ? भारत में थोपने के लिए प्रावधान किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट किस संस्था द्वारा पारित किया गया था? गवर्नर जनरल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश संसद। तो किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन था। ठीक है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये थे ईस्ट
इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ। गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बने थे। 8वां प्रश्न, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो देखिए, प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के तहत भारत में व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कब? 1793। फिर 20 वर्षों के बाद 1833 में फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 1813 में। फिर 1833 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1853 में 20 वर्षों के लिए। लेकिन आगे चलकर 1857 की क्रांति होता है। अब ये 20 वर्ष का जो कालखंड निर्धारित किया जा रहा था वो भंग हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, 20-20 वर्षों के लिए, ठीक है। तो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, तो कितना? 20 वर्षों के लिए, ठीक है। तो व्यापारिक एकाधिकार, लेकिन 1833 में ही व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है और 1813 में आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार का शक्ति प्रदान किया जाता है, यानी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में सही है? कंपनी का शासन समाप्त हो गया? नहीं, ये सही नहीं है। कंपनी के शासन समाप्त नहीं हुआ। शिक्षा को पहली बार कानूनी मान्यता मिली, हाँ, शिक्षा को पहली बार कानूनी मान्यता मिली और 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया और यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव भारत में पड़ जाती है और लास्ट में लॉर्ड मैकाले के द्वारा और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 1833 के बाद, ठीक है। भारत स्वतंत्र घोषित हुआ? नहीं। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ? नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? तो बी है। नेक्स्ट 10वां, 1813 का चार्टर एक्ट किस प्रकार के अधिनियमों की श्रृंखला से संबंधित है? रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये श्रृंखला से संबंधित नहीं है। चार्टर एक्ट यानी प्रथम जो चार्टर एक्ट आया था 1793 और इसी से संबंधित है 1813, फिर आगे चलकर 1833, फिर आगे चलकर 1853, ठीक है ना, ये श्रृंखला इसी से संबंधित है। तो ये होगा आंसर चार्टर एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, नियंत्रण मंडल का। भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम ये 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 में, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे प्रशासनिक व्यापारिक सब ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो 10 प्रश्न तो आज यहीं तक। थैंक यू।